अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बड़ी मखसूस बीमारी के बारे में। उसको कहते हैं GBS, या पूरा जो ये एब्रीविएशन है GBS का, इसको हम कहेंगे ज्ञान बरे सिंड्रोम। इसको मैं स्पेल कर देता हूं GUILLAIN और फिर BARRE। ज्ञान बरे सिंड्रोम में जो लफ्ज सिंड्रोम है, इसका मतलब होता है कि कोई भी एक ऐसी बीमारी जो एक से ज्यादा सिस्टम को इन्वॉल्व करे, जिस्म के या बॉडी के। और ज्ञान और बरे ये दो फ्रेंच फिजिस्ट थे जिनके नाम पे इसलिए इस बीमारी का नाम रखा गया कि इन्होंने 1916 में, यानी 1916 का दोस्तों वो टाइम है जब वर्ल्ड वार 1 या जंगे अजीम अव्वल जो है वो लड़ी जा रही थी। तो उस वक्त दो जो सोल्जर्स थे उनके अंदर इस बीमारी को डिस्कवर किया था। तो बुनियादी तौर पे ये जो बीमारी है, ये बीमारी है हमारे आसाब की या नर्व्स की। क्योंकि देखें, जब कोई इंसान दौड़ रहा होता है तो एक तो उसका ब्रेन है जो उसको दौड़ने में, उसको काम करने में और उसके मसल्स को मूव करने में डायरेक्शंस देता है, और दूसरा उसके अपने मसल्स हैं जो हरकत में आते हैं। लेकिन दिमाग और इन मसल्स के दरमियान जो चीज कनेक्ट करती है बिजली की तारों की तरह, वो है हमारी पेरिफेरल नर्व्स। अब होता क्या है, GBS के जो पेशेंट्स हैं उनमें ये बीमारी आती कैसे है। आम तौर पे इन मरीजों में 1 से 2 हफ्ता पहले या तो गला खराब होगा, या फिर बहुत मशहूर है कि इनमें डायरिया होता है या लूज मोशन लगते हैं। तो आमतौर पे जो लूज मोशन लगते हैं उसमें एक बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है जिसको हम कहते हैं कैंपाइलोबैक्टर जेजुनाई। अब हमारा जो मुदाफियती निजाम है वो एंटीबॉडीज बनाता है इस बैक्टीरिया के खिलाफ, लेकिन गलती ये होती है कि वो इम्यून सिस्टम हमारा जो एंटीबॉडीज बनाता है वो ना सिर्फ ये कि इस बैक्टीरिया को मारती हैं, बल्कि हमारी पेरिफेरल नर्व्स में कुछ मखसूस चीजें हैं जैसे गैंग्लियोसाइड GM1, उनको भी ये समझ के कि शायद ही ये भी दुश्मन है, मारना शुरू कर देता है। और ये वजह बनती है इस बीमारी में मुब्तला होने की। होता यह है कि आमतौर पर इन लोगों को शुरू में, यानी डायरिया हुआ उससे 1 से 2 हफ्ते के बाद जो इनका डिस्टल एरिया होता है टांगों का, क्योंकि आम देखा यह गया है कि ये जो बीमारी है सबसे पहले टांगों में होती है या लोअर लिम्स में होती है, और बाद में ये बाजुओं में या अपर लिम्स में आती है। वो जो टांगे हैं उनका जो डिस्टल एरिया है, यानी फुट जिसको कहेंगे या पांव कहेंगे, तो उनमें सेंसेशंस मुतासिर होती हैं शुरू में, या जैसे कि ऐसे कह लें कि बर्निंग सेंसेशन है, मरीज को लगता है कि जैसे उसके पांव जल रहे हैं, और दर्द भी होता है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कुछ घंटों में, कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में उसकी जो प्रॉक्सिमल एरिया है टांगों का, यानी जिसको हम कहेंगे कि हिप्स के पास, तो वहां पे कमजोरी शुरू हो जाती है। यानी अगर वो मरीज बैठा है तो उसको उठने में तकलीफ होगी, कोई वॉशरूम गया है तो कमोड पे बैठा है या वैसे भी बैठा है तो उसको तकलीफ होगी उठने में, क्योंकि कमजोरी होती है। ये जो प्रॉक्सिमल एरिया जिसको हम कहते हैं, जब ये प्रॉक्सिमल एरिया इन्वॉल्व होता है और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता लोअर लिम्स का नीचे का एरिया भी इन्वॉल्व होता है, और बाद में किसी भी इंसान के लिए ये जो बाजू हैं यानी अपर लिम्ब है उनको उठाने में भी तकलीफ होती है। तो ये जब डॉक्टर से राब्ता किया जाता है और डॉक्टर चेक करता है, तो डॉक्टर को ना सिर्फ ये कि ये कमजोरी या वीकनेस मिलती है मसल्स की, बल्कि जब वो हम हैमर्स के जरिए हम टेंडन रिफ्लेक्सेस चेक करते हैं, तो वो रिफ्लेक्सेस जो होते हैं टेंडन रिफ्लेक्सेस, वो भी वीक मिलते हैं या कमजोर मिलते हैं। कुछ मरीजों में क्या होता है कि फिर वक्त के साथ साथ उनके चेहरे के मसल भी इन्वॉल्व होते हैं, उधर भी कमजोरी आती है, और बाज में बल्बर वीकनेस, यानी किसी चीज को निगलने में, जुबान को हरकत देने में भी कमजोरी आ जाती है। और सबसे खतरनाक बात यह हो सकती है कि ये कमजोरी इतनी बढ़े कि हमारे जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं, यानी हमारी चेस्ट के या थोरिक्स के वो मसल्स जो हमें मदद करते हैं सांस लेने में, वो भी इन्वॉल्व हो जाएं। तो दोस्तों ये है पूरी पिक्चर जिसमें कि ज्ञान बरे सिंड्रोम का मरीज उसमें मुब्तला होता है। इन मरीजों को आमतौर पर हम ICU में दाखिल करते हैं। उसकी वजह क्या होती है कि खुदा ना खास्ता किसी भी वक्त इन मरीजों की सांस की तकलीफ बनने का डर होता है। अब सवाल पैदा होता है, जब डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने चेक किया मरीज को, तो वो कौन से टेस्ट हैं जिसकी मदद से इन मरीजों को हम तशखीस करते हैं।
इन मरीजों में जो सबसे अहम टेस्ट है वो है हम लंबर पंक्चर करते हैं, जिसे हम CSF यानी सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड निकालते हैं। ये फ्लूइड कौन सा फ्लूइड है? ये हमारी जो रीढ़ की हड्डी में हराम मगज या स्पाइनल कॉर्ड है उसके इर्द गिर्द होता है। इन मरीजों में CSF के अंदर प्रोटीन ज्यादा होती है और WBC या व्हाइट सेल कम होते हैं, जिसको हम कहते हैं एल्ब्यूमिनोसाइटोलॉजिकल डिसएसोसिएशन। इसके अलावा इन मरीजों में हम एंटीबॉडीज 25% इनमें वो मरीज हैं जिनमें एंटीबॉडीज पॉजिटिव आती हैं टुवर्ड्स GM1, यानी वो एंटीबॉडीज जो गैंग्लियोसाइड GM1 को टारगेट करती हैं वो पॉजिटिव आ सकती हैं। और कुछ मरीजों में हम फिर नर्व कंडक्शन स्टडीज करवाते हैं जो पेरिफेरल नर्व या असाब की कमजोरी का बताती हैं। इसके अलावा हम बाज मरीजों में EMG इलेक्ट्रोमायोग्राफी करवाते हैं, यानी जो पट्ठों की हरकत को जानने का ये टेस्ट है। और कुछ लोगों में हम जो हमारी रीढ़ की हड्डी है इसका MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग करवाते हैं, ये देखने के लिए कि वहां पे कोई ट्यूमर तो नहीं है जो इस कमजोरी की वजह बन रहा हो। एक दफा ये तशखीस हो जाए मरीज को हम, जैसे मैंने कहा कि आमतौर पे ICU में दाखिल करते हैं, तो इलाज क्या है? इन मरीजों का इलाज के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। एक तो यह है कि हम प्लाज्मा फेरिसिस करते हैं, यानी मरीज का प्लाज्मा हम निकालते हैं और उसकी जगह पे सेहतमंद किसी इंसान का प्लाज्मा डालते हैं और इसको कहते हैं प्लाज्मा फेरिसिस, ताकि मरीज के प्लाज्मा में जो एंटीबॉडीज होती हैं जो कि अंदर डैमेज कर रही हैं और जिनको हम ऑटो एंटीबॉडीज कहते हैं वो निकल आए। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है इम्यूनोग्लोबुलिन्स हम लगाते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन्स लगाने का भी यही मकसद है कि मरीज के अंदर वो तमाम एलिमेंट्स जो उसकी नर्व्स को डैमेज कर रहे हैं उनको खत्म किया जाए। बाज लोगों में इसमें से कोई एक कारआमद हो सकता है, ये डॉक्टर्स की चॉइस होती है कि वो कौन सा इनमें से करना चाहते हैं, लेकिन बाज डॉक्टर्स ये दोनों प्रोसीजर करते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी बात है तो पहले करना चाहिए प्लाज्मा फेरिसिस और बाद में लगानी चाहिए इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ये एक महंगे इलाज हैं लेकिन इससे मरीज बहुत हद तक रिकवर हो जाता है और जल्दी रिकवर हो जाता है। 80% से ज्यादा लोग 3 हफ्ते के अंदर अंदर ठीक हो जाते हैं। और अगर खुदा न खास्ता कोई ठीक नहीं होते तो उनको कुछ प्रॉब्लम्स रहते हैं पट्ठों की कमजोरी वगैरह का, क्योंकि इन मरीजों को हम ICU में दाखिल करते हैं तो इनकी हम स्पायरोमेट्री करते रहते हैं ताकि हमें इनकी वाइटल कैपेसिटी का पता चले, इनकी सांस लेने की रफ्तार का पता चले कि ये सांस लेने में इनको रुकावट तो नहीं आ रही, ताकि ये फैसला किया जाए कि इनको मसनूई सांस की मशीन या वेंटिलेटर पर डालने की जरूरत तो नहीं है। इनको हम पाँव में बनने वाले क्लॉट, क्योंकि जब किसी के टांगे और बाजू मूव नहीं करेंगी तो उसमें क्लॉट होने का डर है, तो हम DVT यानी डीप वीनस थ्रोम्बोसिस प्रोफाइलैक्सिस देते हैं। इन मरीजों को हम देते हैं एंटी डिप्रेसेंट, क्योंकि ये अक्सर यंग लोग होते हैं और डिप्रेशन में जा सकते हैं। उससे बचाने के लिए हम इनको एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां देते हैं। इसके अलावा हम इनको इनके मैदे में जख्म बचाने के लिए हम PPI या प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स देते हैं। दोस्तों, ये काबिल इलाज बीमारी है, इसको फौरी पकड़ना जरूरी है और डॉक्टर से मशवरा करना जरूरी है। मुझे उम्मीद है आपको GBS या ज्ञान बरे सिंड्रोम के बारे में कुछ अंदाजा हुआ होगा। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज